गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज मैं स्निग्धा आप लोगों के साथ फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 5 को लेकर आई हूँ, जो कि होगा आर्टिकल 25 से 28। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसे ज़रूर देखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 24 के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 25, जो कि कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 ये कहता है कि एक पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड है अपने कंसाइंस। कंसाइंस के मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है? कि एक इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाट एवर वे ही डिजायर्स। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम होता है कि वो अपने जिस तरह से चाहे वो अपने रिलेशन को भगवान के साथ कनेक्ट करने की जो बिलीव है उसका, वो अपने आप को, उसके पास फ्रीडम है, वो अपने इच्छाओं को उसी प्रकार से व्यक्त कर सकता है। ठीक है, वो भगवान के साथ किसी भी तरह से अपने बिलीफ को बजाय रखना चाहता है तो वो कर सकता है वो सब। ये भी एक राइट देता है। ये हो गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस। ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, इसमें ये भी एक राइट है कि इंडिविजुअल के पास कि वो क्लेम कर सकता है कि वो नास्तिक है। आथिस्ट का मतलब क्या है? नास्तिक। नास्तिक का मतलब वो इंडिविजुअल जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते, वो आथिस्ट भी अपने आप को आप क्लेम कर सकते हो, आपके पास ये राइट भी है। देन राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आप ओपनली या फिर फ्रीली, 1 मिनट, ये हो गया, उसके ऊपर आ गया। ओपनली और फ्रीली आप ये अपने डिक्लेयर कर सकते हो अपने रिलीजियस बिलीव्स को। ठीक है, ये राइट टू प्रोफेस आपके पास फ्रीडम है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि आप जितने सारे रिचुअल्स है, सेरिमनीज है आपके धर्म के अंदर, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। आपके बिलीव्स को, आपको आइडियाज़ को आप परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास वो फ्रीडम भी है। और राइट टू प्रोपागेट रिलीजियन। प्रोपागेट मतलब आप ट्रांसमिशन कर सकते हो, डिसेमिनेशन कर सकते हो आपकी रिलीजियस बिलीव्स को अदर कम्युनिटी के पास एक्सपोज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को अपने इच्छा के खिलाफ आपके रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। किसी और धर्म के व्यक्ति को आपके धर्म में कन्वर्ट करने की अधिकार ये नहीं देती। अगर कोई चाहे अपने मर्जी से तो ही कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो राइट है, राइट कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, रिलीजन के ऊपर ये जो राइट है, ये राइट ऑल सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, फर्दर ये कहता है कि स्टेट के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर पाए ये राइट के ऊपर ऑन सर्टेन ग्राउंड्स लाइक पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, हेल्थ हो गया, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की अगर हनन होती है तब स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इस राइट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 25 ये भी परमिट करता है स्टेट को कि वो रेगुलेट कर पाए और रेस्ट्रिक्ट कर पाए हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है। रिलीजियस प्रैक्टिस अगर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी इसमें एसोसिएट हो जाती है हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर, तो उसको रेगुलेट करने के लिए या फिर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट के पास कुछ पावर है। ये आर्टिकल पावर देती है स्टेट को। मतलब देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ रिलीजियस मैटर होता है तो स्टेट इसमें इंटरफियर नहीं करता, लेकिन अगर रिलीजियस मैटर के साथ अगर पॉलिटी उसमें इंक्लूड हो जाती है, पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन इंक्लूड होती है, तो ये सब चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये एक चीज़ है। और सेकेंड बात ये है कि हमारे सोशल वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म बनाने के लिए, या फिर हमारे जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस है, हिंदू कुछ कल्चर है, कुछ प्रैक्टिसेस है, जो कि जैसे कि देखिए अब कास्ट सिस्टम हो गया, कुछ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे हिंदू रिलीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट।
इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 25 ये ऑथराइज करता है कि स्टेट को कि वो कुछ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सके और ये सब हिंदू के ऊपर थोप सके। ठीक है, कुछ बैड प्रैक्टिसेस जैसे सती प्रथा हो गई या फिर कास्ट सिस्टम हो गया या फिर कुछ टेम्पल में जैसे कुछ सेक्शन के लोगों को भीतर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें में गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी होती है कि इसके ऊपर ये कुछ लॉ बना सके या फिर कुछ रेगुलेट कर सके ये सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 25 प्रोवाइड करती है। ठीक है, कुछ रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस देखते हैं जो कि उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी भी कहा जाता है। ये जो एसेंशियल इसका मतलब ये है, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का मतलब ये है कि कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता है जिसको ये एक डॉक्ट्राइन भी है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इवॉल्व किया गया है। कुछ हमारे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि प्रोवाइड करता है कुछ ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर जाता है। ठीक है, जो कि हमारा इंटीग्रल हमारे धर्म के लिए इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत ही एसेंशियल है और इंटीग्रल पार्ट है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉक्ट्राइन को लाया गया है। ये इन्वेंटेड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सीरूर मुथ केस 1954। ये एक बहुत ही अच्छा प्रीलिम एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ये एसेंशियल डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी किसने इन्वेंट किया था, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने। श्री वेंकटरमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस आया था 1958 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि टेम्पल के अंदर जो कुछ सेक्शन के लोगों को हिंदू के कुछ सेक्शन के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ा। तो लास्टली एनालिसिस करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजा निकाला कि ये हिंदू रिलीजन में एक एसेंशियल पार्ट है कि टेम्पल के अंदर सबका फंडामेंटल राइट है कि आप भगवान को दर्शन कर पाए, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर पाए। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है अगर हम किसी सेक्शन को इससे अबोलिश करते हैं। इसीलिए हर एक टेम्पल के लिए, हर एक हिंदू को एंट्री को ये इसने ओपन कर लिया। तो ये है एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वर्सेस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। इस एसेंशियल प्रैक्टिस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं। जैसे कि हो गया जगदीश वरानंद केस 1984, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आनंद मार्गी प्रैक्टिस जो हो रहा है, जहाँ पे स्कॉल के साथ डांस करना एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस धर्म के लिए, और इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया। ठीक है, सिमिलरली क्लाउ स्लटर जो होती है, मुस्लिम लोग जो क्लाउ स्लटर करते हैं ड्यूरिंग बकरीद डे, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना करारा कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा द स्टेट कैन रेगुलेट व्हाट, द स्टेट को रेगुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें एक धर्म के लिए एसेंशियल पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सोसाइटी के लिए एसेंशियल है, और कौन सी चीज़ एंटी सोशल है। इसको रेगुलेट करने का जिम्मा वो स्टेट को दिया। फिर स्टेनिस्लाव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 में एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 25th आर्टिकल का जो क्लॉज 1 है वो ये नहीं कहता कि राइट टू कन्वर्ट, ये डज नॉट गिव द राइट टू कन्वर्ट, मतलब किसी धर्म के इंसान को और एक धर्म में कन्वर्ट होने की राइट नहीं देता अपने इच्छा के खिलाफ। अगर आप चाहो तो अपने इच्छा से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। आप स्प्रेड कर सकते हो अपने रिलीजन, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो फोर्सफुली। इसीलिए बहुत सारे स्टेट में, कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे फोर्सफुली एंटी कन्वर्सन लॉ बना दिया गया है ताकि फोर्स्ड कन्वर्सन को प्रोहिबिट कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26 जो कि है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स।
रिलीजियस अफेयर्स मतलब जितने सारे धार्मिक काम होते हैं, जितने सारे धर्म रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, तो उसको मैनेज करने की फ्रीडम, वो अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम देता है आर्टिकल 26। अब पढ़ेंगे कि डिटेल्स, इसके बारे में क्या है डिटेल्स। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस आल हैव द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या राइट्स दिया गया है इस आर्टिकल में? राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल पर्पजेस के लिए या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको मेंटेन करने की, एस्टैब्लिश करने की राइट, ये एक राइट हो गया। फिर सेकेंड राइट ये है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। खुद के रिलीजियन में जितने सारे मैटर्स है, रिलीजियस मैटर्स है, उसको मैनेज करने की राइट, अपने अपने रिलीजियन के मैटर्स को मैनेज करने की राइट। देन राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जितने सारे मूवमेंट, जो प्रॉपर्टी मूवमेंट करेगी, जो प्रॉपर्टी ना मूवेबल हो, वो बहुत सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की राइट भी देती है ये। और राइट टू एडमिनिस्टर दिस प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जितने सारे वो जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर होगा, ऐसे कि नहीं जो जैसा चाहे वैसे एडमिनिस्टर करे। ये सब राइट्स देता है हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 में। 25 और 26 के भीतर डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि 25 जो है आर्टिकल, वो फ्रीडम देती है एक इंडिविजुअल को, फ्रीडम देती है अपने, वो कोई भी धर्म चूज कर सकता है, कोई भी धार्मिक काम वो कर सकता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन जो 26 है वो देता है रिलीजियस डिनोमिनेशन और इट्स सेक्शन को, जो भी होता है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है एक्चुअली? अगर आपके कोई पूछे ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, तो एक्चुअली ये एक जैसे देखिए हर एक धर्म में कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में देखिए एक बुद्ध धर्म हो गया, एक सिख धर्म हो गया, ऐसे ही डिफरेंट सारे धार्मिक लोग रहते हैं। तो ये एक तरह की उसे बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। जैसे कि मुस्लिम धर्म में हो गया शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, और वैसे क्रिश्चियन में भी है सेकुलर, क्रिश्चियन में भी ऑर्थोडॉक्स वाला होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन होते हैं एवरी धर्म में, तो उसे बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, उनको फ्रीडम, कुछ राइट्स देने को आर्टिकल 26 बोलता है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 कंडीशंस रखा गया है। वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who has a system of beliefs or doctrine which they regard as conducive to their spiritual well-being। इसका मतलब ये है कि ये जो अगर आपको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा जाएगा तो इसका मतलब ये है, तो पहली कंडीशन है आपके पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहना हो चाहिए। एक बहुत सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप करके कलेक्शन होके, जो इंडिविजुअल्स के पास एक कॉमन बिलीव्स होंगी, वो एक जैसे बुद्ध जो है उनका कुछ अलग रूल्स है, अलग नॉर्म्स है और अलग बिलीव्स है। वो सब सारे बिलीव्स, वो सारे नॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स को जो इंडिविजुअल्स फॉलो करते हैं, उन डॉक्ट्राइन को जो भी फॉलो करते हैं, और उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, अगर उनको लगता है कि उनका वो थॉट्स, उनका वो बिलीव्स वो हद तक उनको हेल्प कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, तो उनको माना जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन। उनको एक तरह की रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा जाएगा। ये पहली कंडीशन है। तो सेकेंड कंडीशन का है क्या है? दीज इंक्लूड ए कॉमन फेथ। उनका एक कॉमन फेथ होना चाहिए और उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये सेकेंड हो गया। और थर्ड कंडीशन ये है कि वो उनका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए विथ सच डेजिग्नेशन। जैसे कि हमारे सिख धर्म हो गए, ठीक है, बुद्ध धर्म हो गए, शिया सुन्नी मुस्लिम हो गए, तो उनका एक डिस्टिंक्ट नेम के साथ उनका एक डेजिग्नेशन भी दिया जाता है। तो अगर ये 3 कंडीशंस वो फॉलो करते हैं तो उनको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल के लिए एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 में ये इंक्लूड हुआ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको डिलीट कर दिया गया।
लेकिन जो रिलीजियस डिनोमिनेशन में उसको ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्वायर करने की प्रॉपर्टी एक्वायर करने की जो राइट है, इसको एक फंडामेंटल राइट का मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। इन जनवरी 2014 14 जनवरी में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक डिसीजन थी। क्या हुआ था, जो श्री सभानायगर टेम्पल है, जिसको हम नटराज टेम्पल के नाम पे भी जानते हैं, वो चिदम्बरम में प्रेजेंट है वो टेम्पल। जिस टेम्पल के प्रॉपर्टीज़ एंड उसका जो टेम्पल के अफेयर्स मैनेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वाश करते हुए ये कहा कि ये जो टेम्पल है उसे प्राइस्ट के द्वारा मैनेज करना ज़रूरी है। वो जो पुजारी होते हैं, उनके जो बोर्ड होते हैं, टेम्पल बोर्ड, उसी के हिसाब से वो मैनेज होना चाहिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ओवर द एलिगेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर टेम्पल प्रॉपर्टीज़ को मिसमैनेज करा जा रहा है, ये एलिगेशन करके स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये कम्प्लीटली एक रिलीजियस मैटर है और उसको रिलीजियस बोर्ड ही देखेगी, ऐसा नहीं स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। उस तरह की केसेस आया था, जैसे कि साबरमला टेम्पल हो गया, ये केरला की एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो कि जिसमें इस टेम्पल में जो प्रिसाइडिंग डायटी है, वो उनको एक कंप्लीट सेलिब्रेट के हिसाब से माना जाता है। सेलिब्रेट का मतलब क्या है कि वो एक तरह की ब्रह्मचारित्व पालन करते हुए, वो जो डायटी है वो ब्रह्मचारी टाइप के थे, मतलब महिलाओं के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता था, और वो बहुत ही एक प्योर सोल थे, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन थे, तो उनको उसी तरह से पूजा जाता है वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे जो लोग होते हैं, बहुत लाखों लाख लोग हर साल आते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, और जो लोग आते हैं पर्टिकुलरली मेन जाते हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए एंट्री नहीं किया जाता। और जो पुरुष लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको 41 डेज़ तक बहुत ही कुछ रिचुअल्स माननी पड़ती है, जैसे कि वो क्या होता है, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, मतलब कुछ नॉनवेज टाइप के खाना नहीं खाएंगे, अपने सोल को पवित्र रखेंगे, कुछ तरह की एजिटेशन या फिर एक्साइटमेंट, इस तरह की एंग्रीनेस, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उनको, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करना होगा उनको। तो इसी तरह से कुछ 41 डेज़ तक की उनकी रिचुअल्स है, वो पूरा करने के बाद उस मंदिर पे जाते हैं दर्शन के लिए। तो इसीलिए उनको क्या क्या कहा जाता है कि वहाँ पे जो 10 साल की से 50 साल तक जो लड़कियाँ होते हैं, जो महिला होते हैं, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, और वहाँ पे उनको इसी साल की जो महिलाएं हैं उनको वहाँ पे अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जाती। वो उनका एक बिलीव है, उनका एक कस्टम है, ठीक है, फेथ है। तो 2018 में कुछ फेमिनिस्ट थे जो कि उनको सपोर्ट नहीं करते थे ये सारी चीज़ों को, उनको उनके हिसाब से ये काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी था, जो कि आर्टिकल 17 को वायोलेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मैटर्स है ना, ये एक काइंड ऑफ फेथ एंड बिलीव है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एंटी वुमेन टाइप की बात है, या फिर वुमेन को नीचा दिखाने के लिए कुछ बात कर रहा है, हो रहा है, रिग्रेसिव कुछ काम हो रहा है। तो इसको ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट की या फिर जुडिशरी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई टेम्पल के बोर्ड ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर रही है, उनका एक बिलीव है, एक रिचुअल्स है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो जो बेंच था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, जो कम्युनिटी जो बेंच ये सब ये सब एनालाइज कर रही थी, ये मैटर पे देख रही थी, उनमें एक महिला भी थी वो जस्टिस जज में। तो उनमें तो इंदु मल्होत्रा उनका नाम था। तो उन्होंने भी ये बात रखा कि ये जो मैटर है, अगर परनिशियस प्रैक्टिस कुछ नहीं हो रहा है रिलीजन में, जैसे कि सती प्रथा थी हमारी, उस तरह की कुछ प्रथा नहीं चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है वुमेन की, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये सब उस रिलीजियस पे छोड़ देना चाहिए, उस रिलीजियन बोर्ड पे छोड़ देना चाहिए।
तो ये था हमारा 26 आर्टिकल का डिटेल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हाँ, और कुछ रह गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, जैसे कि हमें रिलीजियस डिनोमिनेशंस कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन हो गया और आनंद मार्ग हो गया, ये सब चीज़ों को रिलीजियस डिनोमिनेशन के हिसाब से मान्यता दिया गया है। लेकिन औरोबिंदो सोसाइटी जो है, उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन की मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है? ये था आर्टिकल 26। अब चलते हैं 27 के पास। अब हम देखते हैं आर्टिकल 27, जो कि कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। कोई भी धर्म को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये इसका फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 27 में। क्या कहता है, डीपली जानते हैं। आर्टिकल 27 ये कहता है कि गवर्नमेंट, अब कोई भी पर्सन को गवर्नमेंट कंपेल नहीं कर सकता कि कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, कोई भी धर्म जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसकी प्रमोशन के लिए कोई भी इंसान को टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट कंपेल नहीं कर सकता। जितने सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं वो सब सोशल डेवलपमेंट के लिए, ना कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये बात आर्टिकल 27 में कहा गया है। उसके बाद ये कहा गया कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी। जो पब्लिक मनी है, जो हम टैक्स जो दे रहे हैं, वो सोशल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, उसको स्टेट यूज नहीं कर सकता फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ये बात भी इसमें कहा गया है 27 में। ये क्यों है, ये जो प्रोविजन है, ये इसलिए है कि वो स्टेट को प्रोहिबिट कर सके फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। देखिए, बहुत सारे जैसे कि हमारी इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, आप सबको पता है। इसमें हर एक धर्म के लोग निरपेक्ष भाव से रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हो गया, वहाँ पे पाकिस्तानी देश बोला जाता है। सऊदी अरब कंट्री हो गया, वहाँ पे पाकिस्तान मेजॉरिटी रहते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तानी कंट्री कहा जाता है। उनमें रिलीजियस डोमिनेंट कंट्री है वो। ठीक है, उस यहाँ पे हमारे कंट्री में, लेकिन ये इसलिए बना गया है ताकि गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे, पैट्रोनाइज ना करे, सपोर्ट ना करे। हर एक धर्म एक ही तरह से, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के बीच ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो भी सारे टैक्सेस दिए जाएंगे पब्लिक से, हमारे पॉपुलेशन जो भी टैक्सेस देंगे वो यूज होंगे फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, हर एक धर्म के प्रमोशन एंड मेंटेनेंस में वो यूज होंगे। कोई एक रिलीजियस के प्रमोशन के लिए ये यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये प्रोहिबिट करता है टैक्स लेवी करने के लिए प्रोहिबिट है, लेकिन फी देने के लिए प्रोहिबिट नहीं है। मतलब कि कोई भी रिलीजन ये किसी के ऊपर नहीं थोप सकता कि आप इतने सारे इनकम कर रहे हो और आपकी इनकम में ये वाला टैक्स आप धर्म के लिए दे दीजिए। आपको टैक्स लगेगा, आपके जो इनकम करते हो वो इनकम से ये टैक्स लगेगा आपके रिलीजन के लिए। ये आप नहीं कह सकते हो। जिसका जो मर्जी है, मेरा अगर मन किया कि मैं आज 1 लाख 2 लाख इस धर्म के लिए दे दूँ, इस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए दे दूँ, तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, लेकिन टैक्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये जो आप फी दे रहे हो, जो भी पैसा आप अपने मर्जी से दे रहे हो, वो उस रिलीजियस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। ठीक है, ना कि वो प्रमोट करने के लिए और रिलीजन की मेंटेनेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, और एक बात ये भी कहा जा रहा है कि द फी कैन बी लेविड ऑन पिलिग्रिम्स। जो पिलिग्रिम्स होते हैं उनके ऊपर भी ये पैसा खर्च आप कर सकते हो। मतलब किसी को पैसा दे सकते हो, वो अपने धार्मिक यात्रा सेफ्टी से वहन कर पाए। उसके लिए भी कोई मतलब ऐसा नहीं है, वो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर ये बात कहे कि 2012 में इसको ध्यान पे रखते हुए 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हमारे जो हज के लिए जो हर साल
लगभग हमारी गवर्नमेंट 700 करोड़ की खर्च कर रही थी हज सब्सिडी देने के लिए, ठीक है। प्रतिवर्ष मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है अगर हज आप जा रहे हो 1 साल में ज़िंदगी में तो आप बहुत पुण्य कमा लोगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एयरलाइन के सपोर्ट से हज सब्सिडी दे रही थी। लगभग 700 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे थे इन पे। तो 2012 से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ने ये कहा कि हज जो है, हज अगर आप करते हो तो अपने पैसे से, अपने खुद के कमाई से अगर आप करते हो तो उसमें ज़्यादा पुण्य मिलता है, ना कि गवर्नमेंट की सब्सिडी से अगर करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से कोई भी कंट्री हज सब्सिडी नहीं देती एक्सेप्ट हमारी इंडिया। इसीलिए इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ये माना कि 2012 से इसको बंद कर दिया गया, और जो भी पैसे इसी तरह से खर्च होते थे हज में सब्सिडी में, उनको एजुकेशन एंड अदर सोशल डेवलपमेंट के काम में, माइनॉरिटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट काम में लगाने के लिए डायरेक्ट किया। तो ये था हमारा आर्टिकल 27। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 28 के बारे में, जो कि ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि देखिए, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमारा स्कूल है, स्कूल वगैरह, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मतलब धर्म के कुछ पर्टिकुलर धर्म के बारे में वहाँ पे टीचिंग करा जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ना कि ये बस इसलिए है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो स्टूडेंट में एक्चुअली ये बात माना गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट करा गया था उसको हमारे धर्म को आगे रखकर करा गया था। क्योंकि देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे पहले हमारे धर्म ही ऐसा एक चीज़ था जिसको लोग मानते थे, जिसके अनुसार लोग सोशली लोग बहुत मतलब कंट्रोल में रहते थे, बहुत सारी चीज़ों को वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो लोग एक अच्छी तरह से घुल मिल कर रह रहे थे हमारे धर्म की वजह से। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो वो धर्म की कुछ नॉर्म्स को आगे रखते हुए ही वो चीज़ों को करा था। तो इसीलिए हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस आज भी वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सब के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए वो सब चीज़ें कुछ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है। तो इसीलिए, लेकिन हमारे आर्टिकल 28 ये कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने का भी कुछ फ्रीडम दिया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आगे जाकर हम देखेंगे क्या है। तो क्लॉज 28 का जो क्लॉज 1 वो ये कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स, जो गवर्नमेंट की स्कूल्स होते हैं हमारे स्टेट में, वो अगर होली गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं, तो ऐसे स्कूल्स में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। क्योंकि स्टेट जो होता है ना, उसको हर एक वो सेकुलरिज्म मेंटेन करना पड़ता है, हर एक धर्म को रेस्पेक्ट करना पड़ता है। तो वो एक ही धर्म के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देने के लिए मना किया गया है, ठीक है। लेकिन नथिंग इन क्लॉज 1 में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं दिया जा सकता, वो सब उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉलो नहीं होगी जो कि एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड तो हो रहे हैं वो स्कूल, लेकिन एस्टेब्लिश्ड बाय एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। एंडोमेंट का मतलब क्या है? देखिए, एंडोमेंट का मतलब ये है कि हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। मानिए एक टेम्पल है जी, हमारे इंडिया में इतने बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे हर साल बहुत सारे डिवोटीज आके फंड्स वगैरह देते हैं उसका डेवलपमेंट के लिए, वो रिलीजन का प्रमोशन के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि जब वो फंड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारा देखिए तिरुपति ट्रस्ट हो गया, जैसे कि हमारा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हो गया, वहाँ पे बहुत सारे ट्रस्ट है। अगर
ऐसा कि कुछ मुस्लिम रिलीजियस में ऐसा होता है, क्रिश्चियन रिलीजन में भी ऐसा होता है। अगर उनको ये लगे कि नहीं इतने सारे पैसे हो गए, हम इस पैसे में कुछ स्कूल्स वगैरह खोल देते हैं उसे चलाने के लिए, तो अगर वो कुछ उसी फंड से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो उसे बोलते हैं एंडोमेंट। ठीक है, उसको कहीं हद तक तो वो स्टेट भी एडमिनिस्ट्रेट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो स्टेट को भी इंटरफेयर करना पड़ता है, लेकिन वो चलाया जाता है 100% वो एंडोमेंट से। ठीक है, उसी तरह की अगर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए जो कि एक धर्म के माध्यम से वो इंस्टीट्यूशन खुला है, तो उस इंस्टीट्यूशन में उस धर्म की प्रमोशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए या फिर बच्चों को सिखाने के लिए अगर वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चाहे तो आराम से दे सकते हैं, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरह से बातें बोला गया है। और क्लास 3 ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, जैसे कि हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन स्टेट बाहर से भी फंड आ रहा है और अलग तरीके से प्राइवेटली वो फंड के द्वारा मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन वो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और स्टेट के द्वारा एडेड है। उस तरह की इंस्टीट्यूशन में भी आप अगर चाहो तो आपके ऊपर ये थोपा नहीं जा सकता कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेनी है। ठीक है, वो टीचिंग एक्सेप्ट करनी है। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके पेरेंट कंसेंट देते हैं कि मेरे बच्चे को वहाँ पे मैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा का डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, तो ही आप वहाँ पे कर सकते हो वो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, आपके गार्डियंस नहीं चाहते, तो वहाँ पे आप नहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं पा सकते हो। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी जगह पे मतलब इंस्टीट्यूशन को किस तरह से डिवाइड किया गया है और उसके इस बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे और कहाँ कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 28 में इस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला ये है, जैसे कि मैंने बताई कि इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो इंस्टीट्यूशन टोटली स्टेट के द्वारा होली मेंटेन किया गया हो, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हो गए, उस तरह से। सेकेंड हो गया इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड किया जा रहा है, लेकिन फंडेड एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट, कोई भी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के माध्यम से वो एस्टेब्लिश करे गए हो, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं स्टेट। ये कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी ये हो गया कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जो इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन वो फंडेड या फिर एस्टेब्लिश स्टेट के द्वारा नहीं किया गया हो, जैसे हो गया। और फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा एडेड किए गए हों। तो इस 4 तरह की इंस्टीट्यूशन में किस तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होगी? टाइप 1 जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एकदम से प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे आप नहीं दे सकते हो, ये पहली पॉइंट। और दूसरी टाइप जो है टाइप 2, वहाँ पे जब वो एंडोमेंट से बनी हो, ठीक है, एंडोमेंट से बनी हो, इसीलिए उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है। ठीक है, जो भी रिलीजियस से वो एंडोमेंट हो रहा है, फंडेड हो रहा है, एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशन उसी रिलीजियस को प्रमोट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। लेकिन जो टाइप 3 एंड टाइप 4 है, जब स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया हो या फिर स्टेट एडेड हो, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, लेकिन ऑन वॉल्यूंटरी बेसिस। ठीक है, वहाँ पे फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो तो ही हो सकता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 25 से 28। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया आप लोगों को। अगर कुछ डाउट आए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड
थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग सच ब्यूटीफुल वीडियोज। और आगे अगर आप लोगों को चाहिए इस तरह की वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।